स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, जो कि क्लास 6th से लेकर 10th तक के लिए, मतलब 6वीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक के बच्चों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरणस्य संरक्षणम प्रकृतेः आराधना, ठीक है। इसमें हमारे दो ऑप्शन है, पहला एव, दूसरा एव। इसका हिंदी मीनिंग होगा कि पर्यावरण का संरक्षण क्या है, प्रकृति की आराधना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एव। क्या होगा, एव, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इदानीं वायुमंडलम प्रदूषितमस्ति, ठीक है। क्या है, इदानीं वायुमंडलम प्रदूषितमस्ति। फर्स्ट ऑप्शन है इसका भृशम और दूसरा है कृशम। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा भृशम। अगला प्रश्न है हमारा, प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम लाभदायकम भवति, ठीक है। तो इसके दो ऑप्शन है, पहला है एव, दूसरा है अपि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अपि, ठीक है। मतलब प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति। फिर अगला क्वेश्चन है, सलिलम पर्याय पदम किम, ठीक है। मतलब हमें बताना है कि जो सलिलम का पर्याय पदम मतलब पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन है जलम, दूसरा अमृतम, ठीक है। तो इसका क्या होगा, जलम। सलिल का पर्यायवाची क्या होगा, जल, ठीक है। अगला प्रश्न है, आम्रम पर्याय पदम किम। आम्रम मतलब आम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पहला कांताकारम, दूसरा रसातलम। तो कांताकारम का मतलब होता है वन या जंगल, और रसातलम मतलब आम। तो हमें आम का ही बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दूसरा वाला, रसातलम। अगला प्रश्न है, दूषितम इत्यस्य पदम विलोम पदम किम। मतलब दूषित शब्द लिखा है, इसका हमें क्या बताना है, विलोम पदम। विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है। तो विलोम पदम किम यानी इसका विलोम शब्द क्या होगा, दूषित का। पहला ऑप्शन है हमारे पास अशुद्धम। अशुद्ध का मतलब वही दूषित ही होता है, दूषित का अशुद्ध का है, पर्यायवाची है। और दूसरा ऑप्शन है शुद्धम, ठीक है। तो दूषित का विलोम क्या होगा, मतलब दूषित का उल्टा क्या होगा, शुद्ध, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शुद्धम, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, दानवाय इत्यस्य पदम विलोम शब्दम किम। मतलब दानव शब्द का हमें क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है। पहला ऑप्शन मानवाय और दूसरा राक्षसाय, ठीक है। तो इसमें जो देखिए, पहला दानव का मानव ये हो सकता है, और दूसरा राक्षस। जो दानव और राक्षस का मतलब तो एक ही होता है, ठीक है। तो ये दानव का तो ये पर्यायवाची होगा, हमें विलोम बताना है, मतलब क्या होगा, दानवाय का मानवाय, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, विशालः ग्रामः इत्यस्मिन् पदयो विशेषणम अस्ति। विशालः ग्राम मतलब बड़ा गांव। इस पद में हमें क्या बताना है, विशेषण। क्या बताना है, विशेषण बताना है, ठीक है। तो गांव, पहला ऑप्शन है इसमें ग्रामः, दूसरा विशालः, ठीक है। तो इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका ग्रामः, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मधुराणि गीतानि इत्यस्मिन् पदयो विशेष्यम अस्ति। इसमें क्या है, मधुराणि गीतानि, इसमें हमें क्या बताना है, विशेष्य बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है गीतानि, दूसरा मधुराणि। तो इसका क्या होगा, गीतानि, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, चतुरः काकः इत्यस्मिन् पदयोः विशेषणम अस्ति।
चतुरः काकः, इस पद में हमें क्या बताना है? विशेषण। तो ठीक है, इसका क्या होगा? चतुरः। ये क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा। विशालाय ग्रामः इत्यस्मिन् पदयो विशेषणम् अस्ति। तो इसका जो आंसर होगा वो ग्रामः नहीं होगा, इसका होगा विशालाय। इसकी हमें क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। ठीक है, गांव तो है लेकिन कैसा है? विशाल है, मतलब बड़ा है। ठीक है, इसलिए इसका क्या आएगा आंसर? विशालः। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा तत् प्लस लीनः। ठीक है, क्या है? तत् प्लस लीना इत्यस्य संधिः अस्ति। तत् प्लस लीना में का संधि क्या होगी, मतलब इसको जोड़ के लिखेंगे तब क्या होगा? तो हमारा पहला ऑप्शन है तत् प्लस तत्लीनः, दूसरा है तल्लीनः, तीसरा है तदलीनः और चौथा है तनलीनः। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तल्लीनः। ठीक है, तत् प्लस लीना इज इक्वल टू क्या होगा? तल्लीनः। अगला क्वेश्चन है महेंद्रः इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। महेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? पहला ऑप्शन है हमारा दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि और चौथा जो है वो है हमारी अयादि संधि। ठीक है, तो इसमें कौन सी होगी? गुण संधि। इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि किस प्रकार से पहचान सकते हैं हम। जैसे महेंद्र क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ठीक है, मतलब कौन सी मात्रा आ रही है इसमें? छोटी संयुक्त मात्रा आ रही है। ठीक है, इसलिए इसमें कौन सी संधि होगी? गुण संधि। फिर अगला क्वेश्चन है विसर्ग संधि उदाहरणमस्ति। ठीक है, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है इनमें से? पहला ऑप्शन षडानन, दूसरा तच्छीलः, तीसरा प्रत्येकः और चौथा मनोरथ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मनोरथ। क्यों? क्योंकि इसका कैसे बनेगा? मनः प्लस रथः। ठीक है, बराबर क्या होगा? मनोरथ। और इसमें कौन सी मात्रा आ रही है? ओसर सर्स। मैंने आपको जब विसर्ग संधि समझाई थी तो उसमें क्या बताया था? सिर्फ आपको 5 शब्द याद रखना है। कौन कौन से? ओ, सा, र, सा और सा। ठीक है, यदि ये शब्द आपको कहीं भी दिखते हैं तो उनको हटाकर हमें उनकी जगह क्या लगाना है? विसर्ग लगाना है। तो ठीक है, उन 5 शब्दों में से मुझे एक दिख रहा है यहाँ पे, क्या? ओ दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हटा के हमें क्या लगाएंगे? विसर्ग। तो क्या हो जाएगा? मनः प्लस रथः। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? मनोरथ। फिर अगला क्वेश्चन है सज्जनः इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। ठीक है, तो सज्जनः शब्द का हमें क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। इनमें से संधि विच्छेद कौन सा होगा हमें ये बताना है। हमारा पहला ऑप्शन है सत प्लस जनः, दूसरा है सज प्लस जनः, फिर तीसरा है सम प्लस जनः और चौथा है सन प्लस जनः। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा पहला वाला सत प्लस जनः। ठीक है, क्योंकि ये जो ता रहता है इसमें देखिए सज्जना में व्यंजन संधि होगी और ये जो ता रहता है ना ये आधे जा में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो क्या होगा? सज्जनः। सत प्लस जना बराबर सज्जनः। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है गणः प्लस ईसः इत्यस्य संधि अस्ति। गणः प्लस ईसा को यदि हम प्लस करके लिखें तो उसमें कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है हमारा गणेशः, दूसरा गणेशा, तीसरा गण ईशा और चौथा गणई प्लस ईशा सॉरी सा। तो इसका राइट आंसर होगा गणेशा। ठीक है, दूसरा वाला। अगला प्रश्न है हमारा मनोरथ इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। मनोरथ जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, पहला ऑप्शन है मनः प्लस रथः, दूसरा है मनो प्लस रथः, तीसरा है मनः प्लस ओरथः और चौथा है मनोर प्लस थः। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो पहला होगा। पहला क्यों होगा? क्योंकि ये हो रहा है मनः प्लस रथः। इसमें विसर्ग संधि होगी मनोरथ में, और विसर्ग संधि मैंने बताया था आपको वही 5 चीजें आपको याद रखनी है। 5 अक्षर। ओ सबसे पहला था तो ओ यहाँ पे हमें दिख रहा है। उन 5 अक्षर में से जो भी आपको दिखे उसको हटा के हमें उसकी जगह क्या लगाना रहता है? विसर्ग लगाना रहता है। तो हमने यहाँ पे ओ को हटा के क्या लगा दिया? विसर्ग।
यानी मनः प्लस रथः। ठीक है, इसलिए हमारा इसमें फर्स्ट वाला राइट होगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है पितरौ इत्यस्मिन् शब्दे या पदे समास विग्रह भवति। मतलब ये जो पितरौ शब्द लिखा है इसका समास विग्रह क्या होगा ये हमें बताना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला माता पिता, दूसरा माता पिता चा, तीसरा चा माता पिता, और चौथा जो होगा वो होगा माता चा पिता चा। ठीक है, तो ये होगा हमारा राइट आंसर, माता चा पिता चा। फिर अगला प्रश्न है 18वां, चौरभयम इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। मतलब चौरभयम जो पद है उसमें समास कौन सा होगा ये हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन है। पहला द्वितीय तत्पुरुष, दूसरा होगा पंचमी तत्पुरुष, तीसरा होगा सप्तमी तत्पुरुष, और चौथा जो होगा वो होगा हमारा चतुर्थी तत्पुरुष। तो चौरभयम में पंचमी तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, मतलब चोरों सेफ है। फिर अगला प्रश्न है द्विगु समासस्य उदाहरणम अस्ति। इसमें हमें बताना है द्विगु समास का उदाहरण क्या होगा। पहला सचक्रम, दूसरा त्रिभुवनम, तीसरा पितरौ और चौथा अनादरा। जब मैंने आपको समास बताई थी तो उसमें द्विगु समास को पहचानने का तरीका या जो ट्रिक थी वो बताई थी। तो द्विगु समास जो होता है उसमें क्या आता है, संख्याएं आती हैं। क्या आती हैं, संख्याएं। तो इसमें संख्या में किस में दिख रही, सचक्रम में तो संख्या है नहीं, फिर पितरौ में तो है नहीं, अनादरा में नहीं है, मतलब संख्या में किस में दिख रही, त्रिभुवनम 3। त्रि का मतलब क्या होता है 3। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, त्रिभुवनम। ठीक है, तो द्विगु समास में क्या आती है, संख्याएं आती हैं। फिर अगला प्रश्न है नन तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम अस्ति। नन तत्पुरुष मतलब नन तत्पुरुष वो होता है जिसमें कि आगे क्या जुड़ जाता है, जो भी शब्द लिखा है उसके आगे आ जुड़ जाता है। आ का मतलब होता है ना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा अब्राह्मणा, दूसरा सुब्राह्मणा, तीसरा कुब्राह्मणा और चौथा नर ब्राह्मणा। तो इसमें हमें आ किस में दिख रहा है, पहले वाले में अब्राह्मणा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, कौन सा, फर्स्ट वाला अब्राह्मणा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका अनुरूपम इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। अनुरूप पद में या अनुरूप शब्द जो लिखा है इसमें कौन सा समास होगा। पहला अव्ययी भाव, दूसरा द्विगु समास, तीसरा तत्पुरुष समास और चौथा जो होगा वो द्वंद्व समास। ठीक है, तो अनुरूपम का मतलब क्या होता है, रूप के अनुसार। अनुरूपम मतलब रूप के अनुसार। ठीक है, तो इसमें दूसरा जो है द्विगु समास, द्विगु तो होगा नहीं क्योंकि हमने अभी पीछे ही समझा था कि द्विगु समास जो होता है उसमें क्या आती हैं, संख्याएं आती हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में क्या आता है, इसमें विभक्तियां आती हैं। ठीक है, तो ये विभक्ति के रूप में भी नहीं दिख रहा हमें। फिर चौथा जो ऑप्शन है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब उसमें दोनों पद प्रधान रहते हैं। जैसे अभी हमने पीछे क्या देखा, पितरौ देखा। ठीक है, तो उसमें दोनों पद प्रधान रहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। हमारा क्या बच रहा है, अव्ययी भाव। तो इसमें कौन सा होगा, अव्ययी भाव, रूप के अनुसार, अनुरूपम। फिर अगला क्वेश्चन है चौरात भयम इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। ये जो चौरात भयम शब्द है इसमें हमें समास बताने कौन सा है। पहला ऑप्शन है हमारा अव्ययी भाव समास, दूसरा पंचमी तत्पुरुष समास, तीसरा द्वितीय तत्पुरुष समास और चौथा है कर्मधारय समास। तो अभी हमने ऊपर समझा था, देखिए अव्ययी भाव तो नहीं है, ये पंचमी तत्पुरुष, इसमें तत्पुरुष समास तो है। कैसे, देखिए चौरात, इसमें क्या आ रही है, विभक्ति। फिर यहाँ पे तत्पुरुष में तो ये दूसरा ऑप्शन, जो तीसरा ऑप्शन दिया है वो हमें द्वितीय विभक्ति भी दिया है। ठीक है, तो हमें ये इतना तो पता चल गया है कि हमारी इसमें विभक्ति है, लेकिन कौन सी है, द्वितीय है या पंचमी, ये हमें पता करना है। तो इसके लिए आपको विभक्तियां याद होना जरूरी है। जैसे राम की विभक्ति देखें यदि तो द्वितीय क्या होती है, रामम होती है, लेकिन यदि ये चौरात है यहाँ पे और पंचमी क्या होती है, रामात होती है। ठीक है, पंचमी क्या होती है, रामात, ये क्या है, चौरात। ठीक है, मतलब दोनों मिल रहे हैं।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पंचमी। कौन सा तत्पुरुष होगा इसमें? पंचमी तत्पुरुष। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, पंचवटी इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। ये जो शब्द लिखा है पंचवटी, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है पंच, पंच का मतलब पांच, इत्यस्मिन् पदे मतलब इस पद में, ये जो पंचवटी शब्द है इसमें समास कौन सा होगा? ठीक है, पंचवटी नाम से आपको समझ में आ ही गया होगा, पांच। तो पांच जो है संख्या किस में आती है? ठीक है, हम ऑप्शन देख लेते हैं पहले। द्विगु समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा कर्मधारय समास और चौथा तत्पुरुष समास। तो संख्या किस में आती है? द्विगु समास में। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? पहला, द्विगु समास। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, सेवमानः इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। ठीक है, ये जो सेवमानः शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? तो इसमें जब आपको हमने प्रत्यय पढ़ाए थे तो उसमें ट्रिक बताई थी कि जिसके भी पीछे मानः आता है, क्या आता है? मानः, उसमें कौन सा प्रत्यय होता है? उसमें होता है सानच। कौन सा होता है? सानच। मतलब जितने भी शब्दों के पीछे क्या है? मानः, तो उसमें कौन सा प्रत्यय होगा? सानच। इसलिए इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? सानच। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, तुमुन प्रत्ययस्य उदाहरणम न अस्ति। इसमें पूछा है कि ये जो तुमुन प्रत्यय का उदाहरण कौन सा नहीं है? नहीं। ठीक है, पहला ऑप्शन है नेतुम, दूसरा जेतुम, तीसरा करतुम, चौथा पठतु। ठीक है, तो तुमुन प्रत्यय के जो उदाहरण होते हैं उनमें पीछे आता है तुम। क्या आता है? तुम। जैसे नेतुम में तुम है, जेतुम में भी तुम है। फिर तीसरा जो ऑप्शन है करतुम, करतुम में भी पीछे क्या है? तुम। अगला जो है पठतु, इसमें तुम नहीं है, इसलिए ये इसका उदाहरण नहीं होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, आदाय इत्यस्य पदे प्रत्ययः अस्ति। आदाय जो शब्द लिखा है इसमें कौन सा प्रत्यय है? पहला ल्यप, दूसरा तुमुन, तीसरा शत्रु और चौथा सानच। ठीक है, तो आदाय इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है? आ जो कि उपसर्ग है, फिर दा जो कि धातु है और प्लस लास्ट में या। ठीक है, तो ये तीनों चीजें किस में आती हैं? ये आती हैं ल्यप प्रत्यय में। कौन किस में आती हैं? ल्यप। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? ल्यप। ल्यप प्रत्यय में क्या क्या आता है? सबसे पहले एक कोई सा भी क्या आएगा? शब्द यानी उपसर्ग आएगा। क्या आएगा? उपसर्ग। फिर एक कोई सी बीच में धातु आएगी और लास्ट में क्या आएगा? या आएगा। ठीक है, तो उसमें कौन सा प्रत्यय होगा? ल्यप प्रत्यय। ठीक है, याद रखना आप। अगला क्वेश्चन है, हसितुम इत्यस्य पदे प्रत्ययः अस्ति। ठीक है, पहला क्यत, दूसरा तुमन, तीसरा ल्यप और चौथा ऑप्शन है तब्यत। ठीक है, तो हसितुम पीछे क्या आ रहा है? पीछे क्या आ रहा है? तुम। तो जिसमें भी पीछे जिस शब्द में भी तुम आता है उसमें कौन सा प्रत्यय होता है? तुमुन। कौन सा होता है? तुमुन। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तुमुन। ठीक है। फिर अगला है, गतवान इत्यस्य पदे प्रत्ययः अस्ति। ठीक है, गतवान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो गतवान में कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है इसका कत्वा, दूसरा ऑप्शन होगा इसका क्यत, तीसरा ऑप्शन होगा इसका कतवतु और चौथा जो होगा वो होगा तब्यत। ठीक है, तो पीछे क्या आ रहा है इसमें? बान। तो जहां भी जिस भी शब्द में आपको पीछे बान दिखे उसमें होता है कतवतु। कौन सा होता है? कतवतु। इसलिए राइट आंसर कतवतु। फिर अगला है, अजा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। अजा में कौन सा प्रत्यय होगा? पहला टाप, दूसरा डीप, तीसरा डीन, चौथा साप। ठीक है, तो अजा, अजा ये कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग का शब्द है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग मतलब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कौन सा प्रत्यय करता है हमारा? तो वो है टाप। कौन सा? टाप। मतलब जो पुल्लिंग शब्द को किस में कन्वर्ट कर देता है? स्त्रीलिंग में। जहां भी आपको अजा, बालिका ये शब्द देखें, कोकिला, तो उसमें कौन सा प्रत्यय होगा? टाप प्रत्यय होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रयत्नः इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति।
प्रयत्न शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पहला ऑप्शन है प्रय प्रय, दूसरा है प्रा, तीसरा है यत्न और चौथा जो है वो नह। ठीक है, तो उपसर्ग आपको अच्छे से पढ़ाए थे। उपसर्ग होते कितने? 22 होते हैं, जिनमें सबसे पहला कौन सा पढ़ा था हमने? प्रा। कौन सा पढ़ा था? प्रा। तो इसमें कौन सा होगा? प्रा। ठीक है, प्रयत्न, प्रा प्लस यत्न। ठीक है, अगला प्रश्न है पराजयते इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। पराजयते जो शब्द है इसमें हमें उपसर्ग बताने की कौन सा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा पराजय, दूसरा जयते, तीसरा परा और चौथा पराज। ठीक है, तो इसमें पराजय तो होगा नहीं क्योंकि ये कोई सा उपसर्ग भी होता ही नहीं है। फिर जयते भी नहीं होता है, पराज भी हमारा कोई सा उपसर्ग नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें का राइट आंसर कौन सा होगा? परा, जो कि दूसरा उपसर्ग होता है। ठीक है, परा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका फलानी इत्यस्य पदे वचनम अस्ति। ये जो फलानी पद लिखा है इसका कौन सा वचन है इसमें, ये बताना है हमें। एक वचनम, दूसरा ऑप्शन बहुवचनम, तीसरा द्विवचनम और तीसरा अन्य वचनम। तो इसमें हमें क्या बताना है कि इसमें कौन सा वचन होगा। तो फल की विभक्तियां यदि याद हो तो इसमें कौन सा, देखिए पहले विभक्ति का प्रथम एक वचन क्या होता है? फलम। द्विवचन होता है इसका, द्विवचन क्या होता है? फले। और तीसरा क्या होता है? बहुवचन क्या होता है इसका? फलानी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुवचनम। ठीक है, एक वचन फलम, द्विवचन फले और बहुवचन क्या होता है? फलानी, यानी फलम फले फलानी। तो यहाँ पे हमें क्या था? फलानी, इसमें क्या होगा? बहुवचन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन अगला क्वेश्चन है गृहात इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। ठीक है, गृहात शब्द में कौन सी विभक्ति है? पहला ऑप्शन प्रथमा, दूसरा तृतीय, तीसरा पंचमी और चौथा षष्ठी। ठीक है, तो गृहात में जो है वो आपकी पंचमी विभक्ति होगी। कौन सी? पंचमी। फिर अगला क्वेश्चन है राज्ञे इत्यस्य पदे कह विभक्ति अस्ति। राज्ञे में कौन सी विभक्ति होगी? पहला ऑप्शन चतुर्थी, दूसरा पंचमी, तीसरा षष्ठी और चौथा सप्तमी। ठीक है, तो राज्ञे में जो होगी वो आपकी चतुर्थी विभक्ति होगी। ठीक है, पहला वाला सही होगा इसका। फिर अगला प्रश्न है बालकम इत्यस्य मिन पदे विभक्ति अस्ति। बालकम में मतलब ये जो पद लिखा है या शब्द लिखा है बालकम, इसमें कौन सी विभक्ति होगी? पहला प्रथमा, दूसरा ऑप्शन द्वितीय, तीसरा ऑप्शन तृतीय और चौथा चतुर्थी। ठीक है, तो इसमें कौन सी होगी? बालकम में द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति का एक वचन है हमारा क्या? बालकम। अगला प्रश्न है आपका पठति इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति। मतलब ये जो पठति शब्द है इसमें कौन सी लकार है ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है लिट लकार, दूसरा लट लकार, तीसरा लोट लकार और चौथा विधिलिंग लकार। ठीक है, तो पठति, ठीक है, पठति मतलब पढ़ रहा है प्रेजेंट में। ठीक है, क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, मतलब प्रेजेंट की बात है, वर्तमान काल की। तो वर्तमान काल में हमारी कौन सी लकार चलती है? लट लकार। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? लट लकार, दूसरा वाला। फिर अगला है हनिष्यति इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। ये जो शब्द लिखा है हनिष्यति, इसमें बताना कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष, दूसरा ऑप्शन है उत्तम पुरुष, तीसरा ऑप्शन है मध्यम पुरुष और चौथा है अन्य पुरुष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा प्रथम पुरुष। ठीक है, हनिष्यति इसका होगा प्रथम पुरुष। फिर अगला प्रश्न है गमिष्यति इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति। ये जो शब्द लिखा है हमारा गमिष्यति, इस शब्द में कौन सी लकार होगी? हमारे चार ऑप्शन है। पहला लोट लकार, दूसरा लट लकार, तीसरा लिट लकार और चौथा लंग लकार। ठीक है, तो गमिष्यति, गमिष्यति मतलब जाएगा। कब जाएगा हमें नहीं पता, मतलब कब की बात हो रही है?
फ्यूचर की, आने वाले समय की। वो आने वाले समय में ही जाएगा ना, तो आने वाले समय में मतलब भविष्य काल में कौन सी लकार होती है, तो उसमें होती है लिट लकार। ठीक है, मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, तीसरा वाला लिट लकार। फिर अगला प्रश्न है, रामेण इति रूपम कस्य विभक्ते अस्ति। ये जो शब्द लिखा हमारा, ये जो रूप लिखा है रामेण, इसमें कौन सी विभक्ति है ये हमें बताना। हमारे पास 4 ऑप्शन है, पहला प्रथमा, दूसरा तृतीया, तीसरा चतुर्थी और चौथा सप्तमी। ठीक है, तो रामेण कहाँ आता है, ये आता है तृतीय विभक्ति के एक वचन में। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। मतलब ये हमें जो लिखे हुए हैं इनमें अव्यय नहीं है, कौन सा नहीं है ये बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, पहला अपि, दूसरा परा, तीसरा अत्र, चौथा कदा। ठीक है, तो इसमें से हमें क्या बताना है कि इसमें से हमारा अव्यय कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, परा, दूसरा वाला। क्यों, क्योंकि परा एक उपसर्ग है। ठीक है, ये अव्यय नहीं है। तो इस तरीके से मैंने आपको संस्कृत के और वस्तुनिष्ठ प्रश्न 40 के 40 पूरे आपको बता दिए हैं। ठीक है, जो कि बोर्ड परीक्षा में 101% आने के चांस हैं। ठीक है, चांस के लगभग आएंगे ही इनमें से। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और आपको संस्कृत से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको ये बेनिफिट रहेगा कि जो भी हमारी नई वीडियो आएगी वो आपको आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।